वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 6 जिसका नाम है द्वितीय क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। पहले हम लोगों ने प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ा है चैप्टर 5 में। अगर आप चैप्टर 5 कवर नहीं किए हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 द्वितीय क्रियाएं, इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी भी हैं सभी थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे, सारे पॉइंटों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लोगों का नहीं छूटेगा इस चैप्टर के अंतर्गत जो आपका बुक में दिया गया है। तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सभी चीज़ को नोट करेंगे। फिर अगर नोट नहीं करते हैं तो आपको वीडियो देखने का, क्लास करने का कोई फायदा नहीं होगा। आपका जो नॉलेज लेवल था पहले वहीं फिर नॉलेज लेवल आपका चला जाएगा। ठीक है, इसलिए नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। नोट बनाएंगे और सभी चीज़ को याद करेंगे। जब तक आप चैप्टर का थ्योरी को अच्छा तरह से नहीं पढ़ते हैं, अच्छा तरह से उसको याद नहीं करते हैं, तब तक आप चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। चैप्टर का नाम क्या है? द्वितीय क्रियाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इंट्रो को देखेंगे, यानी हम लोग परिचय करेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः उद्योग का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी जो उद्योग चल रहे हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही है, उसका वर्गीकरण किसके आधार पर करना है, कैसा करना है, ये सारा चीज़ का हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्योग क्या है, उद्योग के कितने प्रकार हैं और उद्योग का स्वामित्व के आधार पर कितना विस्तार है। ठीक है, ये सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सबसे पहले द्वितीय क्रिया क्या होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्रिया जो होता है इसमें क्या किया जाता है, उत्पादन कार्य किया जाता है, यानी उसमें जो होता है कृषि कार्य किया जाता है, यानी कृषि कार्य होता है, मत्स्य पालन होता है, उसके बाद कुक्कुट पालन होता है, पशुचारण होता है, आखेटन होता है। ये सब आपका क्या है, प्राथमिक क्रिया है, जिसको हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है चैप्टर 5 में। ठीक है, तो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आती है, जैसे कि मानवीय क्रिया यानी आर्थिक क्रिया को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये आपका चैप्टर 5 में बताए थे कि नहीं हम, कि चैप्टर 5 में आप लोगों को पढ़ाया गया था प्राथमिक क्रिया के बारे में, वहीं हम बोल दिए थे कि द्वितीय क्रिया के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर का आपका नाम है वो द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज है। ठीक है, तो मानवीय क्रिया यानी आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं आप तो जानते हैं, ऐसी क्रिया जिससे आय को अर्जित किया जाता है उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। चाहे किसान खेत में अगर कार्य कर रहे हैं वो भी उनका आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उनसे क्या मिलती है, उनको आय मिलती है। कोई अगर फैक्ट्री में मजदूर अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनका काम भी क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, क्रिया का मतलब ही होता है काम। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया वैसा क्रिया जिससे आय की प्राप्ति होती है, पैसे की प्राप्ति होती है, आमदनी की प्राप्ति होती है, उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। या फिर जिसको करके आदमी क्या करता है, अपना जीवन गुजर बसर करता है, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो मानवीय क्रिया यानी मानव भी आर्थिक क्रिया करते हैं ना, तो मानव जो क्रिया करते हैं तो वह आर्थिक क्रिया करते हैं, कोई इधर उधर का तो कार्य नहीं करते हैं। तो मानवीय क्रिया को टोटल 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग के बारे में चैप्टर 5 में डिटेल्स में पढ़ा है। सेकंड जो आपका है द्वितीय क्रिया के बारे में, इसमें हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो 4 वर्गों में जो बांटा गया है उनमें से प्रमुख वर्ग है द्वितीय क्रिया। ठीक है, प्रमुख वर्ग क्या है, द्वितीय क्रिया। उसके बाद आपका तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया आएगा। तो द्वितीय क्रिया किसको बोलते हैं, कि वह सारी क्रियाएं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या है आपका, कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है आपका, कुक्कुट क्षेत्र है, पशुपालन जो भी होता है वो सारे क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। मेनली जो कहा जाता है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से वस्तु बनते हैं, कच्चा गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, पशु का पालन होता है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन होता है। ये सब क्या है, कच्चा वस्तु है ना, यानी कच्चा माल है, उसको प्राप्त करके उपभोग की वस्तु में बदला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीय क्रिया बोलते हैं। सीधी सीधी बात है कि प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीज़ प्राप्त होती है, प्राथमिक क्षेत्र से अगर गेहूं की प्राप्ति होती है, अगर उससे गेहूं से आप उनको ब्रेड के रूप में उसको बदल देते हैं, गेहूं से अगर ब्रेड बना लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता के लिए उपभोग की वस्तु बन जाएगा। ठीक है, जैसे गेहूं से ब्रेड बनाना द्वितीय क्रिया है, यानी कच्चे माल से पक्का माल बनाना, कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना ही क्या कहलाता है, द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाती है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो भी कच्चा माल मिलता है प्राथमिक सेक्टर से, प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर से, कृषि क्षेत्र से, उसको उपयोग की वस्तु में बदलने का जो कार्य है वही कार्य क्या कहलाता है, द्वितीय क्रिया कहलाता है। ठीक है, समझ गए, द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया गया कि गेहूं से ब्रेड बनाना द्वितीय क्रिया कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो विनिर्माण क्या होता है, सीधी सीधी बात है कि विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से बनाना। हाथ से जो भी चीज बनाई जाती है, हाथ के द्वारा जो भी चीज, हस्तकला इसके अंतर्गत आ जाएंगे विनिर्माण के अंतर्गत। यानी विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से बनाना, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है हस्तकला से लेकर मशीनी तक,
यानी मशीनी तक, यानी हस्तकला से लेकर मशीनी तक तकनीकी या यंत्र की मदद से होने वाले जो उत्पादन है उसको कहते हैं विनिर्माण। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो हाथ से बनाना। तो हाथ से बनाना कहने का मतलब ये कि हाथ का उसमें प्रयोग होता है। मशीन से बनाएंगे तो मशीन में हाथ चलेगा ना, तकनीकी यंत्र जो भी होंगे उसमें भी हाथ तो चलाना पड़ेगा, यानी तकनीकी यंत्र का आप सहायता लेते हैं। तो सीधा सीधा मतलब आप ये समझ जाइए कि जो भी चीज का उत्पादन किया जाता है उसको कहते हैं विनिर्माण। नया चीज का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। कोई भी फैक्ट्री कोई भी चीज बना रही है, मान चलिए कोई फैक्ट्री कोई मोबाइल का नया मोबाइल बना रही है, कोई नया मोबाइल लॉन्च कर रही है, तो वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, यानी वो नया वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाता है। अर्थात विनिर्माण का अर्थ उत्पादन करना होता है, प्रोडक्शन करना, ठीक है। सीधा आप मतलब समझ आइए कि कोई भी चीज को बनाना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। कोई भी नया चीज को बनाना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। तो सीधा आप यहाँ देखिए, यह विनिर्माण का मतलब भी होता है किसी चीज को बनाना। और यहाँ देखिए आपको है द्वितीय क्रिया के अंतर्गत, द्वितीय क्रिया किसको बोलते हैं, यह भी होता है एक तरह से वस्तु बनाना, यानी उपभोग की वस्तु तैयार करना, यानी उपभोग की वस्तु में बदलना। कच्चा माल को प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीज प्राप्त होती है उसको उपभोग की वस्तु में बदलना। यहाँ भी वस्तु का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी वस्तु का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ जो कच्चा माल जो प्राप्ति होती है द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज में, तो यहाँ कच्चा माल किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र से। लेकिन यहाँ विनिर्माण में कच्चा माल कहां से प्राप्त होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हो सके कोयले के खदान से लोहे की प्राप्ति हो, कोयले के खदान से कोयला लेके रख आए और उससे नए तरह तरह के सामान मतलब उसका हेल्प से तरह तरह के सामान बनाने लगे। हो सके पेट्रोलियम का खदान से पेट्रोलियम निकाले और उनसे तरह तरह के मतलब यंत्र में उसका इस्तेमाल करने लगे। हो सके खनिज के खदान में खनिज निकाले, एल्यूमिनियम का प्रयोग हो या फिर लोहा का प्रयोग हो, यानी कच्चा माल के रूप में इसमें किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है विनिर्माण में। लेकिन इसमें क्या है, द्वितीय क्रिया में कच्चा माल के रूप में सिर्फ किसका इस्तेमाल होता है, कृषि क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र से जो भी प्राथमिक क्षेत्र से जो भी प्राप्त वस्तु होती है, कच्चा माल होती है, उसको उपयोग किया जाता है द्वितीय क्रिया में। इसमें भी वस्तु का निर्माण किया जाता है, इसमें भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर इसमें कच्चा माल कहां से, प्राथमिक क्षेत्र से, और इसमें कच्चा माल कहां से प्राप्त किया जाए, कौन सा खदान से प्राप्ति की जाए कोई ठिकाना नहीं रहता है। कहां से लोहे के खदान से लोहे की प्राप्ति की जाए या फिर एल्यूमिनियम के खदान से एल्यूमिनियम की प्राप्ति करके वस्तु का निर्माण किया जाए, यंत्र बनाया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द्वितीय क्रियाएं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की कीमत बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, आप देखिए द्वितीय क्रिया के द्वारा कैसे ना बढ़ेगा, गेहूं जो है उसका कीमत कम होता है, लेकिन उसको ब्रेड में बदल दिए, उनको ब्रेड में बदल दिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक तरह से जो प्राकृतिक वस्तु है ना, गेहूं जो क्या है प्राकृतिक वस्तु है, तो वो उसको ब्रेड में बदल दी तो उसका क्या हो गया, मूल्य बढ़ गया, ठीक है। इसी वही बात को कह रहा है कि द्वितीय क्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की कीमत जो है, प्राइस जो है उसमें उछाल आ जाती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि द्वितीय क्रिया में प्राकृतिक संसाधन का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है, यानी उसको ज्यादा मतलब प्राइस के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, ये समझ गए द्वितीय क्रिया क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, यानी वर्तमान में जो अभी विनिर्माण हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, आपको समझा दिए विनिर्माण और विनिर्माण क्या है और द्वितीय क्रिया क्या है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिर्फ दोनों में तो वस्तु का निर्माण होता है, द्वितीय क्रिया और विनिर्माण में दोनों का वस्तु का ही निर्माण होता है, लेकिन कच्चा माल कहां से लाता है कौन, विनिर्माण में कच्चा माल कहां से प्राप्त होगा, कौन सा खदान से, कौन सा क्षेत्र से, कोई ठिकाना नहीं है। कहां से लोहा की प्राप्ति, कहां से खनिज की प्राप्ति होती है और उसको प्राप्त करके तरह तरह के यंत्र बनाए जाते हैं। लेकिन द्वितीय क्रिया में फिक्स है कि वो कहां से, प्राथमिक सेक्टर से, यानी प्राइमरी सेक्टर से, प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति करेगा, ठीक है। अब देखिए आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं क्या क्या खूबी है, क्या क्या मतलब कैरेक्टर है आधुनिक समय में, यानी वर्तमान में जो अभी विनिर्माण हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तरह तरह के जो कंपनियां हैं और बहुत सारे वस्तु का निर्माण करती है, उसकी क्या क्या विशेषता। तो पहली जो विशेषता वो क्या है, उत्पादन की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो शिल्प या हस्तकला से कारखाना में कम सामान उत्पादित किया जाता है, यानी हाथ से कितना सामान बनाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर कितना काम करेंगे हाथ से। तो मतलब यह है कि शिल्प और हस्तकला से कारखाना में वस्तु का निर्माण क्या होता है, कम होता है, यानी सामान जो होता है उत्पादित कम किया जाता है, जो आदेश यानी ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है, तथा इसका लागत भी अधिक होता है। यानी जब मजदूर कार्य करेंगे ज़्यादा समय लगेगा तो उसका लागत भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा मतलब पैसा लगेगा ना मजदूर उसमें, तो ज़्यादा लागत होता है। बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाला सामान में मजदूर लगातार एक ही कार्य करते हैं, यानी बड़े पैमाने पर अगर कोई सामान बन रही है कोई फैक्ट्री में, कोई कंपनी में, तो वह मजदूर जो है लगातार एक ही कार्य करते हैं, ठीक है, यानी एक ही किस्म का वो कार्य करते हैं।
मान चलिए कोई चीज़ बैग बना रहा है, यानी बैग यानी कोई थैला बना रहा है, अगर कोई उसमें धागा फंसाने का कार्य करता है, कोई मजदूर सिर्फ वह धागा ही फंसाएगा, मतलब मजदूर जो है एक ही कार्य को लगातार करते हैं, ठीक है। ये क्या है, उत्पादन की विधियां हैं। ये हम क्या बता रहे हैं, आधुनिक समय में जो विनिर्माण की विशेषता है, विनिर्माण क्या क्या है आधुनिक समय में, आपको विनिर्माण की विशेषता पूछा जाएगा तो ये आपको बताना है पॉइंट आउट करके, ठीक है। अब देखिए दूसरा है यंत्रीकरण यानी मैकेनाइजेशन। तो यहाँ जो है बड़े उत्पादक फॉर्म में किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो उत्पादन फॉर्म है वहाँ कोई भी कार्य को करने के लिए, कोई भी कार्य को डन करने के लिए क्या किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, मशीन को, यंत्र को उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी नवाचार यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी इसमें उत्पादन के लिए नया तरीका अपनाया जाता है, तरह तरह के तरीके, तरह तरह के टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है और उससे उत्पादन किया जाता है। जैसे कि नया मशीन का उत्पादन, नया कार्य पद्धति का उत्पादन। इंजीनियर लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, तरह तरह के नियम लगाते हैं, तरह तरह के मतलब वो लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उत्पादन कार्य में, प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना, ठीक है। प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नवाचार को अर्थतंत्र तथा अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है, यानी जो नवाचार है ये इसको क्या माना जाता है, अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है, यानी आपको ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 4, 3 पॉइंट आप पढ़े ना, उत्पादन की विधियां, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, ये मेन पॉइंट है, ये सारे चीज को याद रखना है। अब चौथा पॉइंट है आपका अनियमित भौगोलिक। अनियमित भौगोलिक कहने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही जगह तक ही है, यानी मेन फोकस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी विश्व में, पूरा विश्व में अभी ये है विनिर्माण केंद्र है, यानी हर जगह मतलब विनिर्माण हो रहा है, यानी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तरह तरह की वस्तुओं का उत्पादन होता है। लेकिन अभी जो उसका जो मतलब एक तरह से फैलाव है मात्र विश्व के कुल स्थलीय भागों के 10% भाग में, यानी 10 से कम भाग पर ही फैला है, ठीक है। यानी विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भाग पर यह फैला हुआ है, यानी 90% गया, 90% खाली ऐसा है, कहीं है तो है, कहीं नहीं है। जैसे कि यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे फैक्ट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे, कोई फैक्ट्री आपको नहीं मिलेगा, गरीबी बहुत ज़्यादा है वहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाजार तक पहुँच, यानी उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विक्रय के लिए बाजार का होना बहुत जरूरी है। जो भी उद्योग मतलब क्या करते हैं, जिस भी उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जो भी फैक्ट्री में वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जो भी फर्म में वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो सबसे प्रमुख कारक होता है उसमें बाजार का, यानी उसको उत्पादन किया जाता है बेचने के लिए, और बेचेगा कहाँ, बाजार में। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे मेन जो कारक है, फैक्टर है उसके उत्पादित वस्तुओं का, यानी उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय करने के लिए बाजार का होना। बाजार तथा उत्पादन फर्म प्रत्यक्ष पद का होना तथा सुव्यवस्थित जरूरी है, सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। यानी फर्म और बाजार के बीच जो मतलब एक तरह से कनेक्शन है वो क्या होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कोई मतलब सड़क में, कोई आने जाने में, यातायात में, कोई सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तभी वहां क्या होगा, फर्म जो उत्पादन करेगा वस्तु का वो आसानी से बाजार तक पहुंच पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की प्राप्ति, यानी श्रम, कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम, आपूर्ति तक पहुंच निर्माण उद्योग के एक प्रमुख कारक है, ठीक है। कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम, आपूर्ति तक पहुंच निर्माण उद्योग के एक प्रमुख कारक है, ठीक है। यानी विनिर्माण को अभी क्या चाहिए, कच्चे माल चाहिए, ठीक है, श्रम चाहिए यानी मजदूर लेबर चाहिए, और उनका आपूर्ति करने के लिए उनको पहुंच भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। परिवहन तथा संचार सुविधा आधुनिक विनिर्माण के लिए अति आवश्यक है। परिवहन होगा तभी ना अपने सामान को बाजार तक बेच पाएगा, बाजार तक पहुंचा पाएगा। संचार सुविधा होनी चाहिए। संचार सुविधा के माध्यम से वो क्या कलेक्ट करते हैं कि उसकी वस्तु जो है, वो जो उत्पादन करते हैं, वो कितना वस्तु का उत्पादन करे ना करे ये कैसे जज करेगा, ये वस्तु जितना बिकेगा जितना नहीं बिकेगा उसके आधार पर वो जज करेगा। अगर उनका डिमांड मार्केट पर ज़्यादा है तो उनका वस्तु का निर्माण वो ज़्यादा करेंगे। तो परिवहन भी होनी चाहिए। अगर वस्तु का उत्पादन वो फॉर्म में, उद्योग में करते हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह यानी फॉर्म से बाजार तक पहुँचाने के लिए परिवहन का सुविधा होना बहुत जरूरी है, संचार का सुविधा होना भी बहुत जरूरी है। तो जो ये दोनों क्या है, आधुनिक विनिर्माण के लिए अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति के साधन तथा उद्योगों के बीच संबंध आधुनिक निर्माण की मुख्य विशेषता है। यानी शक्ति के साधन और उद्योगों के बीच, शक्ति के साधन जो भी हैं, जो भी पावर सप्लाई का उसका ये है मतलब रिसोर्सेज है, वो सारे, और उसके बीच यानी उद्योग के बीच संबंध आधुनिक निर्माण की मुख्य विशेषता है। जिस चीज से भी वो शक्ति की प्राप्ति करते हैं, जिस चीज से भी वो पावर सप्लाई करते हैं, उद्योग यानी फर्म या फिर फैक्ट्री, तो वो दोनों के
बीच उद्योग और पावर सप्लाई के बीच यानी पावर सोर्स के बीच निर्माण एक तरह से संबंध होना आधुनिक जो है निर्माण की यानी विनिर्माण की मुख्य विशेषता है, मेन एक तरह से कैरेक्टर है। ठीक है, ये आप क्या समझे, इसमें आपको क्या समझाया गया, आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आउट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आउट हम लोगों को पढ़ना है कि आधुनिक निर्माण की विशेषता क्या है। वो हम लोग क्या पढ़े, विनिर्माण की विशेषता, लेकिन अभी हमको पढ़ना है निर्माण की विशेषता। तो इसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, आधुनिक निर्माण में एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र यानी टेक्नोलॉजिकल जो मशीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े संगठन सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े कंपनी संगठित होकर कमेटी बनाकर बड़े बड़े मतलब समूह में कार्य करते हैं। कम प्रयास तथा अल्प लागत पर अधिक उत्पादन होता है। मशीन जब इसमें प्रयोग किया जाने लगा, यंत्र का जब इसमें प्रयोग किया जाएगा तो प्रयास भी कम करना पड़ेगा, यानी एक तरह से कोशिश भी कम करना पड़ेगा, ज़्यादा मजदूर नहीं लगेंगे और अल्प लागत यानी कम लागत में अधिक उत्पादन होगा। ठीक है, आर्थिक पूंजी यानी इसमें आर्थिक पूंजी लगती है। अभी का जो निर्माण हो रहा है तो इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, उसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कच्चे माल को खरीदना पड़ता है, उसके बाद जो है आपका लेबर को यानी श्रम शक्ति के रूप में श्रम शक्ति को भुगतान देना पड़ता है। ये सब क्या है, आर्थिक पूंजी है। प्रकाशीय अधिकारी वर्ग, ठीक है, प्रकाशीय और अधिकारी वर्ग भी इसके अंतर्गत आते हैं। आधुनिक निर्माण की विशेषता ये सब है। ठीक है, आधुनिक निर्माण की ये क्या है, विशेषताएं हैं। ये सब आपको याद रखना। टोटल कितना पॉइंट बताया गया, 5 पॉइंट। आधुनिक निर्माण की ये विशेषता है, कैरेक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छंद उद्योग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, तो इस उद्योग में उत्पादन कम मात्रा में होती है क्योंकि श्रमिकों की संख्या कम होती है। मान चलिए जहां कम श्रमिक होंगे तो वहां उत्पादन भी कम होगा ना। श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, अगर श्रमिकों की संख्या अगर कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा। तो स्वच्छंद उद्योग में उत्पादन कम होता है तो वहां हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ श्रमिकों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसमें कम श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। इस उद्योग से प्रदूषण नहीं फैलता है। इनकी महत्वपूर्ण कारक सड़कों का विस्तार है। इनकी जो महत्वपूर्ण कारक जो है, मेन जो फैक्टर है सड़कों का विस्तार, तभी स्वच्छंद उद्योग का विस्तार हुआ है। अगर सड़क का विस्तार नहीं होगा तो स्वच्छंद उद्योग का विस्तार नहीं होगा। देखिए, स्वच्छंद उद्योग का सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें श्रमिकों की संख्या कम होती है, कम श्रमिक होते हैं, कम लेबर होते हैं और उत्पादन जो होता है उत्पादन में कम मात्रा में होता है। ठीक है, कम मात्रा में होता है, लेकिन ठीक है कम मात्रा में होता है, लेकिन इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। ये नहीं कि बड़े बड़े फैक्ट्री धुआं फेंक रहे हैं, ये नहीं कि बड़े बड़े फैक्ट्री कचरे फैला रहे हैं, नदी में एकदम अपना पोल्यूशन फैला रहे हैं, ऐसा कोई खासियत नहीं होती है। ठीक है, छोटे हैं लेकिन बेटर हैं। ठीक है, यानी स्वच्छंद उद्योग कम मात्रा में वस्तु का उत्पादन करते हैं लेकिन प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, स्वच्छंद उद्योग है। स्वच्छंद उद्योग कब अस्तित्व में आया, जब रोड यानी सड़क का विस्तार होने लगा। जब रोड यानी सड़क का विस्तार होने लगा तभी यह स्वच्छंद उद्योग अपना अस्तित्व में आया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका उद्योगों का वर्गीकरण, यानी आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। वैसे भी कई आधार हो सकते हैं, वस्तु के निर्माण के आधार पर भी वस्तु के निर्माण के आधार पर भी उद्योगों को बांटा गया है, वो लागत के आधार पर भी उद्योगों को बांटा गया है, यानी बहुत सारे आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है, उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ना है। किसके आधार पर हम लोगों को पढ़ना है, आकार के आधार पर, यानी साइज के आधार पर हम लोगों को उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो आकार के आधार पर उद्योगों का 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी उद्योग जो है, जो फैक्ट्री या फिर जो भी फॉर्म होते हैं उनको आकार के आधार पर, साइज के आधार पर टोटल 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, पहला जो उद्योग है वह कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें चटाइयाँ, बर्तन और यार उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्नीचर, मूर्तियाँ, ये सब का मतलब जो दैनिक जीवन में डेली लाइफ में प्रयोग होता है उसको बनाया जाता है। ठीक है, यानी डेली लाइफ में छोटे छोटे जो वस्तु हैं, फर्नीचर हो गया, मूर्ति हो गया, उसके बाद बर्तन, चटाइयाँ हो गया, ये सब चीज़ का जो निर्माण होता है वो कुटीर उद्योग में होता है। या फिर ये सब चीज़ का निर्माण जिस उद्योग के अंतर्गत होती है उसको क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सोनार हो गया, सोना हो गया, चांदी एवं तांबा से आभूषण बनाते हैं। सोनार क्या करते हैं, उसके सोना और चांदी और तांबा से क्या करते हैं, वो आभूषण बनाते हैं, ज्वेलर्स बनाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, कुटीर उद्योग है। बांस तथा वन से प्राप्त लकड़ी से क्या करते हैं, भी सामान बनाए जाते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का कुटीर उद्योग है। ठीक है, यानी कुटीर उद्योग में वैसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनको हम लोग डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका छोटे पैमाने
पैमाने का उद्योग, यानी छोटे पैमाने का उद्योग क्या है? इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। जो भी उसके अगल बगल में, उद्योग के अगल बगल में स्थानीय कच्चे माल, रॉ मेटल होंगे तो उसका उपयोग किया जाता है छोटे पैमाने का उद्योग में। इसमें अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति साधन से चलने वाले यंत्रों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी जो भी श्रमिक इसमें कार्य करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग में, उनको इतना स्किल से नहीं होती, उसके अंदर इतना कौशल नहीं होता है, मतलब अर्धकुशल होता है, ज्यादा काम नहीं कर पाता वो। अर्धकुशल श्रमिक का इसमें इस्तेमाल होता है और साधन जो होते हैं शक्ति के साधन का भी इसमें, शक्ति के साधन से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग होता है। शक्ति के साधन से चलने वाले यंत्र कहने का मतलब यह हुआ कि बिजली के मशीन से चलने वाले यंत्र का इसमें क्या होता है? प्रयोग होता है छोटे पैमाने के उद्योग में। ठीक है, यह उद्योग ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में बहुत सारे लोगों के रोजगार का अवसर उपलब्ध कराती है। यानी ये जो उद्योग है छोटे पैमाने का उद्योग, भारत में भी देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बे में ये उद्योग देखने के लिए मिलेंगे, छोटे पैमाने का उद्योग। ठीक है, चीन भी हो गया, ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब देश में क्या है कि ये छोटे पैमाने का उद्योग लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है, लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराती है। ये क्या है? आपका छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट आउट करना है, पॉइंट नंबर 3, इसमें पढ़ना है आप लोगों को बड़े पैमाने का उद्योग के बारे में। ठीक है, तो ये जो उद्योग है इसके लिए अधिक पूंजी लगती है। जब उद्योग बड़े पैमाने का होगा तो बड़ा पूंजी लगेगा ना, ज्यादा पैसे लगेंगे, तो इसमें होता है अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, इसमें कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है, विकसित प्रौद्योगिकी इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है बड़े पैमाने का उद्योग में। ठीक है, पिछले 200 वर्षों में, कितना 200 वर्षों में इस प्रकार के उद्योग का विकास काफी ज्यादा हुआ है। वैसे भी सबसे पहले अगर बड़े पैमाने का उद्योग का अगर विकास हुआ है तो यूरोपियन कंट्री में हुआ था, जर्मनी में, यानी ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में, ब्रिटिश काल में, तो बड़े पैमाने का उद्योग वो लोग क्या किए हैं? विकसित कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन पिछले अगर 200 साल देखा जाए, पिछले 200 वर्षों में अगर देखा जाए तो ये जो बड़े पैमाने का उद्योग है इसका विकास काफी ज्यादा हुआ है। बड़े पैमाने का उद्योग क्या समझ गया? अपना पूंजी ज्यादा लगती है, बड़े बाजार चाहिए, वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होता है, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल चाहिए, विकसित प्रौद्योगिकी यानी जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है उसका इसमें जरूरत पड़ता है बड़े पैमाने का उद्योग में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, बड़े पैमाने का उद्योग पहले यूएसए के पूर्वी भाग, ग्रेट ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप में विकसित हुए, पर अभी इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। ठीक है, लगभग 200 वर्षों में देखा जाए तो पहले क्या था? ग्रेट ब्रिटेन में इसका उत्पादन था, तभी तो ब्रिटेन क्या करता था कि कच्चे माल का उत्पादन पूरा दुनिया में करवाता था अपने उपनिवेश देशों में, और वहां जाकर के सामान बनाता था, और वही सामान को अपने में क्या करते थे? उपनिवेश देशों में आकर के बेचते थे। ठीक है, जैसे कि भारत के किसानों को नील की खेती करने के लिए नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया ना, वो नील की खेती करके वो नील को कहाँ लेके जाता था? ब्रिटेन, अपना देश लेके जाता था। वहाँ क्यों लेके जाता था? क्योंकि वो जो है बड़े पैमाने का उद्योग का विकास कर लिया था, उनके पास उद्योग धंधे थे, उनके पास फैक्ट्री फॉर्म वगैरह था, और वहाँ क्या करते थे? वही कच्चा माल से क्या करते थे? वस्तु का निर्माण करते थे, और वही वस्तु को फिर अपने उपनिवेश देशों के पास आकर के बेचते थे। मतलब फिर वही जो बनाते थे सामान उसको भारत में आकर के बेचते थे। ठीक है, तभी वो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा का अर्जन करते थे, ज्यादा से ज्यादा आय की वो लोग प्राप्ति करते थे। ठीक है, इस प्रकार का आप समझ गए कि बड़े पैमाने का उद्योग क्या है। इसका विकास सबसे पहले कहां हुआ? यूएसए के पूर्वी भाग में, ग्रेट ब्रिटेन में, यूरोप में। ये सब क्या हुए? विकसित देश, विकसित मतलब एक तरह से बहुत पहले ही विकास कर लिए थे बड़े पैमाने का उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण टोटल 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पांचों कैटेगरी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़े? आकार के आधार पर। यहां जो हम लोग पढ़े तो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 कैटेगरी में। अब हम लोग पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 5 कैटेगरी में। कच्चा माल को अगर देखा जाए तो उद्योग का वर्गीकरण जो किया गया है टोटल 5 कैटेगरी में। पहला जो कैटेगरी है कृषि आधारित उद्योग, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी वैसा उद्योग जिसमें कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? कृषि आधारित उद्योग बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? यानी इसमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल जैसे भोजन, फलों के रस, उसके बाद वस्त्र हो गया, तेल, रबर, अचार तथा पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी, कोकोआ हो गया। ठीक है, ये सब तैयार किए जाते हैं। कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल कहाँ से प्राप्ति किए जाते हैं? कृषि क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं। तो यानी जैसे कि कृषि क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं, तथा कॉफी, कोको, उसके बाद आचार, उसके बाद क्या हो गया? फलों के रस, ये सब क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं। यानी जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं हैं वो सब चीज का निर्माण किया जाता है कृषि आधारित उद्योग में। ठीक है, दूसरा है आपका वन आधारित उद्योग, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वन पर जो बेस्ड यानी वन पर जो निर्भर रहने वाला उद्योग है उसको क्या बोलेंगे? वन आधारित उद्योग। ठीक है, इसमें जंगलों से प्राप्त पत्ते तथा लकड़ियों से फर्नीचर, कागज आदि तैयार किए जाते हैं। ये क्या कहलाएगा?
कहलाएगा आपका? वन आधारित उद्योग कहलाएगा। ठीक है। तीसरा जो है खनिज आधारित उद्योग या खनिज उद्योग यानी मिनरल इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ा उद्योग है। खनिज उद्योग और रासायनिक उद्योग बहुत बड़े पैमाने का उद्योग है, अभी जो पूरा वर्ल्ड में चल रही है। ठीक है। खनिज उद्योग में वो देश आगे है जिसके पास खनिज ज़्यादा है, लोहा ज़्यादा है, एल्यूमिनियम ज़्यादा है। रसायन उद्योग में वो देश आगे बढ़ रहे हैं जिसके पास रासायनिक गैस, रासायनिक पेय, रासायनिक तरल पदार्थ ज़्यादा है, वो देश खनिज उद्योग में यानी रसायन उद्योग में, केमिकल इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो खनिज आधारित उद्योग या फिर खनिज उद्योग यानी मिनरल इंडस्ट्री, इसमें खनिज जैसे कि धातु लोहा हो गया, धातु लौह इस्पात, ये सब। उसके बाद आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम आ जाएगा। ये सब से विभिन्न प्रकार के वस्तु तथा यंत्र बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, सीमेंट आदि उद्योग में अधातुक खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्या है आपका? खनिज आधारित उद्योग यानी खनिज उद्योग इसको बोलेंगे। चौथा यानी प्रकार समझ गए, तीसरा प्रकार समझ गए। अब देखिए चौथा प्रकार में क्या है? रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री। तो इस उद्योग में प्राकृतिक रासायनिक खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का उपयोग होता है। कृत्रिम रेशे तथा प्लास्टिक निर्माण में भी रसायन उद्योग में आता है, यानी रसायन उद्योग में आता है। यहाँ देखिए कृत्रिम रेशे तथा प्लास्टिक निर्माण भी रसायन उद्योग में आता है, यानी रसायन उद्योग के अंतर्गत आता है, रसायन उद्योग में होता है। ठीक है। रासायनिक उद्योग आप समझ गए, केमिकल इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है पशु आधारित उद्योग यानी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें पशुओं से प्राप्त ऊन, चमड़ा को कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा हाथी दांत उद्योग भी इसमें सम्मिलित है। यानी क्या किया जाता है कि ऊन प्राप्त किया जाता है कच्चे माल के रूप में, किससे? पशुओं से, भेड़ से, और उनसे चमड़े की प्राप्ति होती है। तो उनसे क्या बनता है? कपड़े बनते हैं, तरह तरह के कपड़े बनते हैं। चमड़े से क्या होता है? तरह तरह के लेदर यानी बेल्ट बनाया जाता है। तो ये सब जो उद्योग है, ये सब चीज का जो निर्माण किया जाता है जिस उद्योग के अंतर्गत, उसको बोलते हैं पशु आधारित उद्योग। सीधा सीधा आप मतलब समझ जाइए ना कि पशु आधारित उद्योग पशुओं से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। रासायनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग जो है, रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री, वो रासायनिक पदार्थों पर निर्भर है। और खनिज उद्योग या फिर खनिज आधारित उद्योग वह खनिज पदार्थ पर निर्भर है। खनिज पदार्थ किसको बोलते हैं? लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसके बाद आपका तांबा हो गया, सब क्या है? आपका खनिज पदार्थ है। वन आधारित उद्योग वन पर निर्भर रहते हैं, वन पर यानी लकड़ी पर, उसके बाद लकड़ी पर, पत्ते पर निर्भर रहते हैं। कृषि आधारित उद्योग कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे मालों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो कच्चे माल के आधार पर हम लोगों ने कच्चे माल के आधार पर हम लोगों ने उद्योगों का वर्गीकरण किया। टोटल 5 कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आकार के आधार पर उद्योग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, और बड़े पैमाने का उद्योग। इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। स्वच्छंद उद्योग क्या है? आधुनिक निर्माण की विशेषता क्या है? उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आधुनिक निर्माण में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता क्या है। ये आपका विनिर्माण की विशेषता, और लास्ट में यहाँ आपको 4 पॉइंट में बताया गया निर्माण की विशेषता। ठीक है। विनिर्माण के अंतर्गत क्या आते हैं, ये सारा चीज आपको समझाया गया। विनिर्माण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसके बाद द्वितीय क्रिया क्या है। यानी विनिर्माण और द्वितीय क्रिया दोनों में वस्तु का उत्पादन किया जाता है, लेकिन अंतर क्या है? कच्चे माल प्राप्ति का सोर्स, यानी इसमें कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वो कहां से? प्राथमिक सेक्टर से यानी कृषि क्षेत्र से, और विनिर्माण से कहां से प्राप्ति होगी? हर क्षेत्र से, यानी खनिज क्षेत्र से भी और प्राथमिक क्षेत्र से भी। ठीक है। परिचय में हम लोगों ने पढ़ा था कि उद्योग का वर्गीकरण हम लोगों को पढ़ना है, उद्योग के बारे में पढ़ना है, उद्योग के प्रकार और उद्योगों के स्वामित्व के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा, ये आपका क्या है? पार्ट 1 है। तो चैप्टर 6 द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, ज्योग्राफी यानी भूगोल का पार्ट 1 हम लोगों ने कवर किया। तो पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। पार्ट 2 में कोशिश करेंगे कि आपका पूरा चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है। तो जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों में प्लीज़ एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।